अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज कई खिताबात किए हैं और उनमें ये कहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करते हुए इख्तिताम पजीर हो जाएगी। उनका ये भी कहना था कि सियासत कुर्बान कर दी है रियासत पर, मईशत की समत दुरुस्त की है। बिलावल भुट्टो की कंट्रीब्यूशन को भी उनकी जानिब से सराहा गया है। मुआशरे से सियासी हिजान को ख़त्म करने के ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो ऐसा लगता है कि अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो अपने वक्त पर होंगे। इशारे कुछ इसी तरह से मिल रहे हैं। और हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हो गया है। जो मईशत की समत है वो दुरुस्त राह पर गामज़न हो चुकी है, इसके भी इशारे मिलने लग गए हैं। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है IMF मुआहदे पर पाकिस्तान को, और ये भी कहा गया है कि अमरीका को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है, या अमरीका की जानिब से बात नहीं की गई कि पाकिस्तान अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। और बात करेंगे कि मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ती ही चली जा रही है। अशया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई हैं। आखिर हो क्या रहा है? पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप ये बताएं कि इलेक्शंस को लेकर जो अभाम पाए जा रहे थे, क्या वो ख़त्म हो गए हैं? शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो कुछ इसी तरह का अंसर पाया जा रहा है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो जो गुफ्तगू की है उसके मुताबिक तो टाइम पर ही होने हैं और हमारी दुआ भी यही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके मुताबिक भी यही बात है। आज की जो तकरीर है यकीनी तौर पर उन्होंने यही सोच कर की है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। उन्होंने कहा जी हम अगस्त में आइनी स्कीम के तहत अगस्त में हम इक़्तिदार छोड़ देंगे और निगरान हुकूमत इक़्तिदार संभाल लेगी, ऐसा ही होना है। तो ये तकरीर जो है ये बुनियादी तौर पर अगर इसको हम देखें तो ये उन्होंने बताया है, समराइज़ किया है कि हमने इस अरसे के दौरान जबकि IMF के डील को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, खारजा महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस थे, मौसमी महाज पर चैलेंज तो थे ही, फिर मुल्क के अंदर एक हिजान बर्पा किया गया, 9 मई के वाक़े का भी जिक्र किया। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को गिनवाया है, लेकिन सलीके से और तदब्बुर से। और उन्होंने मैसेज जो दिया है वो बड़े वाज़ह है। वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो हमने अपने तहादियों की मदद से, जब वो वज़ीर ख़ारजा का नाम ले रहे हैं तकरीर के अंदर, तो यकीनन तहादियों की जानिब इशारा है, और उसकी मदद से हमने पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल कर एक पटरी पे गामदन कर दिया है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने आर्मी चीफ का भी जिक्र किया, और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मुआशरे में अब नफ़रतें ख़त्म करने का वक्त आ गया। इससे आप समझें कि ये उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है। मुझे लगा है आज कि जब ये इनकी कैंपेन होगी तो शायद अग्रेसिव ना हो, उसमें इस तरह की ये बात लेके चलेंगे। और उन्होंने बाकी जो अपने इस दौरान जितने भी मामला हुए हैं उनको तरीके से गिनवाया है। अगर आप ये कहें कि उनका जो इंतखाबी मंशूर है उसके ये इब्तदाई खदोखाल हैं तो ये बेजाना होगा। उनकी कामयाबियाँ, उनके चैलेंजेस, उन पर कैसे काबू पाया गया, और IMF के वाले से उन्होंने खुल के बता दिया है कि ये यकीनी तौर पर कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों का हार है, लेकिन चूँकि मईशत इस पर इसी के ज़रिए ट्रैक पर आनी थी तो ये हमें कबूल करना था। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये खिताब जो है इसको आप यूँ लें, इलेक्शन वो यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि वक्त पर होने चाहिए। तो इंतखाबी मंशूर के इब्तदाई खदोखाल उन्होंने पेश कर दी। ठीक है इफ्तिखार साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 15 माह में 4 साल की तबाहियों को साफ़ किया। सर, कौन सी तबाहियाँ थी? क्योंकि हमने तो यही देखा कि अगर महंगाई हुई तो अभी ही हुई कंपैरेटिवली। नहीं, बैड गवर्नेंस का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कोशिश की है उन्होंने, कोई इतनी ख़ास कामयाबी नहीं हुई इनको भी। गवर्नेंस के मामले में तो नाकामी मुझे नज़र आती है, क्योंकि मैं गवर्नेंस को देखता हूँ महंगाई के हवाले से। अगर आप महंगाई पे काबू नहीं पा सकते तो फिर आप किस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? और महंगाई पे काबू पाना आपकी ज़िम्मेदारी थी। अगर चीज़ें कम आ रही हैं तो तब भी आप जवाब दें। आपको अंदाज़ा नहीं कि चीनी कितनी चाहिए, और चीनी जो बना रहे हैं अगर वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कहाँ हैं? और अगर रियासत अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकती तो फिर रियासत क्या कर रही है? तकरीरें कर रही है। एक दिन में 3-3 तकरीरें कर रही है। क्या इन तकरीरों से चीज़ें हल हो जाएंगी? मुझे तो आज ये बात सुन के बड़ी हैरानगी हुई है कि चक्की के आटे का जो फीस सेर कीमत है वो बहुत बढ़ गई है। रोटी शहर में बहुत महंगी बिक रही है।
अब ये जो कमिश्नर रखे हुए हैं, जो डिप्टी कमिश्नर रखे हुए हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर रखे हुए हैं, जो मार्केट कमेटियाँ बनाई हैं, जो आपने अपने दोस्तों पे मुश्तमल लोगों को ओहदे दिए हुए हैं कि वो मार्केट कमेटियों में फिर के चीज़ों का रेट कंट्रोल करें, वो क्या कर रहे हैं? देखें आप कितने प्यारे सूट पहन के और कितनी प्यारी टाई लगा के, कितनी प्यारे धीमे अंदाज में बकौल नवीद चौधरी के आइंदा का जो पॉलिटिकल आपका बयानिया है उसको तैयार कर रहे हो। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा प्रॉब्लम, मेरी मुश्किल तो यही है ना कि रोटी नहीं मिल रही, मुझे दालें महंगी मिल रही हैं, मुझे घी महंगा मिल रहा है। और बड़े मज़े की बात है, हमारे इलाके में तो, हम लाहौर शहर में रहते हैं, 8 घंटे गैस मिलती है, 16 घंटे गैस ही नहीं आती। तो वो गैस आप किसको दे रहे हैं? गरीबों को दे रहे हैं। वो गैस आप सरमायादारों को दे रहे हैं, कार्टल्स को दे रहे हैं, उनके पैसे बढ़ाने के लिए, उनको माल कमाने का मौका देने के लिए, मेरी गैस छीन के। तो ऐसे तो नहीं बात बनती मेरे दोस्त। सियासत तो होती है गरीबों के लिए, वरना सियासत का फ़ायदा ही कोई नहीं है। और आप मुझे तो कोई सुकून पहुँचा नहीं रहे, सहूलत पहुँचा नहीं रहे। तो ठीक है, नवीद का ये मौक़िफ़ बड़ा प्यारा है, बड़ा मुस्कुरा रहा है नवीद कि ये उनका एक नया तरीक़ा कार है प्यार से, मोहब्बत से अपने फ़लसफ़े को पेश करने का। ज़रूर पेश कीजिए, लेकिन मेरे मसाइल पर भी ज़रा गौर कर लीजिए। ठीक है इफ्तिखार साहब, ऐसा लगा जैसे कि जो तकारीर आज की गई, जो खिताबात किए गए, वो सिर्फ बातें ही थीं, क्योंकि 14 माह या 15 माह में किया क्या है वो प्रैक्टिकली तो आपने बताया। आपने बताया महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, तेल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई रहनी रहेगी। तो क्या किया फिर? यानी आम आदमी को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो पीजे सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 14 माह में फिर डिलीवर क्या किया है? देखें, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। वो सही कहते हैं महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है। अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, व्हाट आर दे डूइंग? कोई मार्केट रेगुलेटर भी होता है, कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होती है, कोई मार्केट कंट्रोलर भी होता है, ये नहीं है। तो ये आपको पता चल जाता है कि फिर आपकी गवर्नेंस कैसी है। और ये इस गवर्नमेंट को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, ऑल द वे थ्रू जो भी आया है यही चीज़ें हुई हैं और यही हमने आगे देखी हैं। अब बात आती है, फिर हम रोते हैं कि भाई ये महंगा हो गया, वो ख़राब हो गया, ये ठीक हो गया। और भाई तो करे कौन? अब इनकी स्पीचेस अच्छी आ रही हैं, बड़ा एक पेप टॉक है कि हाँ जी 14 स्पीचेस अच्छी आ रही हैं। चलो मैं कह रहा हूँ भाई उन्होंने करनी है। में मुझे क्या मिलना है? हमें सर लॉलीपॉप। अच्छा ठीक, लॉलीपॉप। वेरी गुड, तो लॉलीपॉप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो उसके अंदर बात ये है कि 14 अगस्त को ये कह रहे हैं कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह नवीद साहब ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन हो। मुझे रिजर्वेशंस हैं, मुझे रिजर्वेशंस 2-3 तरीके की हैं। आपको ये जो $3 बिलियन अभी मिला है, आपको 3 ट्रांचेस में 1.2 आज आ गया, चलें। उसके बाद आपके रह गए बाकी, वो आपको सेकंड में इंटरिम को मिलेगा, थर्ड जो इलेक्टो के आएगी। क्या आपने वही हाल करना है जब जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए थे $80 पे पेट्रोल, और उसके बाद 150 पे हुआ था, इंटरिम मैनेज नहीं कर सकी। मार किसने खाई? पीपल्स पार्टी ने। तो हमारी बात है मैनेजमेंट की। क्या इंटरिम के अंदर, हाँ लेके आए, बिल्कुल करें इलेक्शंस, लेकिन द इंटरिम गवर्नमेंट हैज़ टू बी ए प्रोफेशनल गवर्नमेंट जो कि इकोनॉमी को समझती है, जो कि अंडरस्टैंड करती है, जो इफ्तिखार जिसके हाईलाइट कर रहे हैं आवाम के मसले मसाइल। क्योंकि ये जो 3 महीने बड़े ही सीरियस हैं। एक आपके जो लोग लगे होंगे सारे इलेक्शन कैंपेन में, दूसरे लगे होंगे रिहैबिलिटेशन में। क्या हम इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको दुनिया ने बता दिया है। अब देखो वो फ्लड्स आ गए, हम फिर रोना शुरू कर दिया हैं जी। तो हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं। ठीक है विजय सर, यानी कि अपनी कारकर्दगी पर आज रोशनी तो खूब डाली गई, लेकिन कह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप के सपोर्ट कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल जावेद साहब आपसे ये है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक सेकंड, ये जवाब देने से पहले एक सेकंड, मैं मेरी आखिरी बात है। अच्छा, मैं यही कहूँगा कि शहबाज शरीफ शुड ऑलवेज बी कंसल्टेड because he is in the thick of things। नया बंदा आएगा, he will not be capable of doing it। जी जावेद सर, देखो मुनीस से आपने जो -1 वाली बात की है, अगर ये -1 वाला फार्मूला चलता है तो फिर ये बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की इसलिए, और जमहूरियत की और आइन की,
कि एक पार्टी को आप -1 किसने कहा है? मुनीज़ ने कहा ना, नहीं सर, मैंने नहीं कहा, मैंने मैंने सिर्फ आपको आपने मुस्तकबिल कहा- पूछा है। आपने -1 मुस्तकबिल की बात की है ना, मैं बात कर रहा हूँ वैसे मैं भी चूका हूँ। चले खैर बात करें ले। आप करें। -1 ही उसका मुस्तकबिल है जो एक परसेप्शन बिल्ड की गई है इस हुकूमत की, अच्छा, और यही वो डायलमा होगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान की तारीख का कि हमने कुछ नहीं सीखा, और ये जमहूरियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा, क्योंकि कभी हमने गैर जमाती इंतखाब किए, कभी पीपल्स पार्टी को माइनस करने का सोचा, कभी हमने मुस्लिम लीग को सोचा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में की जा रही है गुफ्तगू, जिसकी तरफ मुस्तकबिल की बात की जा रही है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुस्तकबिल ना हुकूमतें डिसाइड करती हैं, उनका मुस्तकबिल अवाम डिसाइड करते हैं। अगर अवाम में उनका जो आइन उनको इजाज़त देता है उस तरीके से काम करने का। अब अगर बात अवाम ने आती है, -1 कर दिया फिर अवाम तो जिसको मर्जी कर सकती है, उसको ठीक कौन है, रोक आगे सकता है चलें। अवाम को। लेकिन फिर बात वो आ जाती है कि क्या आने वाले इलेक्शन जिनके बारे में बात की जा रही है कि उनकी क्रेडिबिलिटी है, या आज से ही हम डाउटफुल कर रहेंगे। जिस तरह अगर हम पिछले 9 मई के बाद जो इवेंट्स होते देख रहे हैं, उससे तो सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि एक पार्टी को आउट करना है, और अगर 9 मई के नाम पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए चीज़ आउट नहीं की जाती तो वो ख़तरनाक होगी। लेकिन दूसरी बात इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन, अब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, मोहतरम बड़े शाइस्ता प्राइम मिनिस्टर है ना, ऐलान तो कर दिया, उनकी ख्वाहिश तो है कि टाइम पे इलेक्शन हो, लेकिन क्या माजी में आइन के तहत जब 2 असम्बलियाँ टूटी तो हुए इलेक्शन? नहीं हुए। अब चलो हम कहते हैं हो जाएं, लेकिन इसका डिसाइड वही करेंगे जिन्होंने पहले डिसाइड किया था। मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या होना है, इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो इंटरम सेटअप आए वो 60 डेज़ का हो या 90 डेज़ का मैक्सिमम, लेकिन अपने टाइम पे इलेक्शन हो, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी हो, कोई माइनस ना हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में होना चाहिए। और जहां तक रही कर्ज की बात, पाकिस्तान को उसकी पहली किस्त तो मौसूल हो गई है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा है कि हमें कशकोल तोड़कर बहुत मेहनत करना होगी। IMF के हवाले से ये है कि अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान को उस पर मुबारकबाद दी है, और भी कुछ बयानात सामने आए हैं, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, IMF से पहली किस्त तो मौसूल हो गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है ये कोई हलवा या खीर नहीं है, इसके बाद जो मुश्किलात पड़ेंगी उस हवाले से भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। पीजे सर, क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखें, अच्छा उन्होंने कहा है, इसहाक डार ने भी कहा था पहले, द क्वेश्चन इज़ कि ये जो पैसा आएगा इसको हमने इस तरह रोटेट करना है कि मुल्क में बेहतरी आए, और ऑफ कोर्स आपने डेट सर्विसिंग भी करनी है। लेकिन टू योर क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके टैक्सेशन बढ़ेंगे, आपके टैक्सेशन बढ़ेंगे, आपको बिल्कुल तकलीफ होगी, आगे पेट्रोल भी बढ़ेगा, ये और ये पूरी दुनिया में, ये नहीं है पाकिस्तान में होता है। लेकिन हमारा जो रेगुलर इनकम है 35-40,000, उसके बाद बच्चों की फ़ी। अब हाँ, गवर्नमेंट एक तरीके से इसको बिल्कुल निगेट कर सकती है, तुम लगाओ टैक्स, लेकिन ये जो आपके जो कॉलेजेस हैं जो 50-50, 60-60 हज़ार रुपया महीना का लेते हैं, इसको नीचे करो, 10,000 कर दो, 5,000 कर दो, ताकि आपको कहीं से तो रिलीफ मिले ना यार। वरना आप टैक्स दे दे के आप तो फिर क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ जाएगा, आपके जो पेरेंट्स हैं वो कॉलेजेस स्कूल्स भेज नहीं सकेंगे। सो इस लिहाज से गवर्नमेंट को हैज़ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये क्या है कि भाई जो यूनिवर्सिटी है 60-70 हज़ार रुपया तो दे रहे हैं, और उसके बाद आज जो हम सारे जिसकी बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट फिर भी नहीं है। तो अगर हमने उनको इस तरह ही मारना है और टैक्सेशन हमें लगानी है, बिल्कुल लगानी है, अपना टैक्स बेस ब्रॉड करो आप। और ये जो बंदे बैठे हैं जो ये नीचे ट्रेडर्स, ये FBR को पैसा देते हैं, कैश जा रहा है मल्टी मिलियन, इनके घर जाके देख लें आप। तो आपने टैक्स लगाओ, क्योंकि जब आप टैक्स लगाओगे वही हमें फ़ायदा होगा, आवाम को एज अ होल। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट, एंड आई टोटली एग्री विद हिम, बट टैक्सेशन हैज़ टू बी अप देयर। ठीक है, इफ्तिखार साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान अमेरिका या चीन के साथ जाए, इस पर अमेरिका की जानिब से कोई दबाव नहीं डाला गया, तो पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब करने में इंडिपेंडेंट है? तो यार वो कौन हमें मशवरा देने वाला है? हु द हेल इज?
हमें आज़ाद मुल्क हैं, इंडिपेंडेंट मुल्क, ये ऐसी बातें वो सोचता कौन है वहाँ पे? किसने ये बात की है? वो समझता है गुलाम है। हु इज़ दिस मैन? किसने ये बयान दिया है? भाई हमारी मर्जी है, हम चाइना के साथ जाएं, रूस के साथ जाएं, जापान के साथ जाएं, हिंदुस्तान के साथ जाएं, ईरान के साथ जाएं, हमारी मर्जी है। हमने अपने मफादात देखने हैं, खिते के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं हमने उनको मद्देनजर रखना है। अब हम ट्रेड कर रहे हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ और बार्टर ट्रेड कर रहे हैं। कहाँ वो सोच सकता था कि बार्टर ट्रेड हम सारों के साथ करें? अब जनाब वाला ट्रक जो है बाई रोड हमारे रूस से ट्रक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये तब्दीलियाँ पिछले महीने 2 महीने में हुई हैं। अमेरिका को क्या इशू है? ये कौन है, किस आदमी ने अमेरिका के आदमी ने बयान दिया है? कोई होगा, कोई बहुत ही कुछ छोटे सतह का अफसर होगा। अमेरिकन नहीं होगा, नहीं अमेरिकी तो होगा, बड़े छोटे सतह का अफसर होगा ना। ये तो जाहिर है कर दे पे नहीं, कोई बाइडन ने कह देता है। ठीक है, ये हमारा मसला है, हम अपने मसाइल को खुद हल करेंगे। और ये जो है ना, 1 अरब मिल गया, 2 अरब मिल गया, पैसा मिल गया, शामिल हो गया, ये सब बकवास है। बिल्कुल लोगों के घरों से पैसा निकाल के छीन के निकालना चाहिए, नोट बड़ा बंद कर देना चाहिए, तमाम जो लॉकर्स हैं इन पर छापा मारना चाहिए और सब वो करें लॉकर्स वाले जो बरामद हो उनकी चीज़ें कि उन्होंने टैक्स दिया उन चीज़ों का, ये नहीं दिया। हमें सख्ती करनी पड़ेगी अगर ये रियासत चलानी है। बहुत हो गया तमाशा, ये कार्टेल्स जो हैं लूट के खा गए हैं, इनको जवाब देनी पड़ेगी। इससे पहले कि अवाम इनसे जवाब लें और वो भी ख़तरनाक होगा, तो रियासत को चाहिए कि ये काम करे। हिंदुस्तान ने किया नहीं किया, नोट बंद किए नहीं किए, ये कोई अनहोनी बात नहीं मैं कह रहा, दुनिया में ऐसा होता है और हमें करना पड़ेगा। हद है, यानी लोगों के फार्म हाउस से जाके देखें, उनसे सिर्फ ये कहें फार्म हाउस वालों से कि यार ज़रा NTN नंबर ला के दिखाओ, तुम्हारा NTN नंबर क्या है। उनके किसी मुलाजम का NTN नंबर वो आपको पकड़ा देंगे, अपना NTN नंबर उनके पास नहीं है तो फिर आप उनको पकड़ें, जेल भेजें, क्या हो जाएगा, क्या बगावत हो जाएगी जी? आप लोग कमज़ोर हैं, रियासत कमज़ोर है, रियासत से ज़्यादा ताकतवर ये लोग हैं जो पैसा लूट रहे हैं, लूट के खा रहे हैं, हिसाब दे नहीं रहे, अपना टैक्स दे नहीं रहे। इनसे टैक्स लेना होगा तब रियासत चलेगी, भीख मांगने से रियासत नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन बात तो ये है कि और हकीकत भी यही है इफ्तिखार साहब, भीख मांगकर ही हमने चलाया है इस रियासत को। तो आप क्या देखते हैं नवीद चौधरी साहब, कब तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? मेरे ख्याल में अमरीकी दफ्तर खारजा का जो बयान है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारा या चीन का इंतखाब करें, ये हमारी सफारती कामयाबी है। ग्राउंड पे क्या हो रहा था वो हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अगर वो कहते हैं कि हम नई कोल्ड वार नहीं चाहते, तो कोल्ड वार की कोशिश तो की गई थी जी। अमेरिका और रूस के बाद अमेरिका और चीन के महाजी बने ना, और तो कोई नहीं आया। जी। और उसके बाद पाकिस्तान पर उनकी खास नज़र इस हवाले से थी कि सी पैक बनाने का जितना भी अमल था ये तासुर है और ऐसा भेजा भी नहीं है, वो मगरब की जानिब से था और अमेरिका की जानिब से था। अब अगर उनके तर्जुमान ये कह रहे हैं दफ्तर खारजा के, ये रियासत का बयान होता है कि हम इस मामले में नहीं आएंगे, तो ये मैं समझता हूँ हमारी सफारती कामयाबी है। आज अमेरिकी सफीर ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये इसमें आपके सवाल का जवाब पोशीदा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी जो रियासत है, अमेरिका की स्टेट ही कह लें ना आप, स्टेट डिपार्टमेंट कह लें, अमेरिकी रियासत, अमेरिका मुल्क जो पूरा, उन्होंने अब इस बात को समझ लिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो पहले जैसे नहीं रहेंगे कि जो कह दिया वो हो गया। पाकिस्तान की स्टेट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों ने, उन्होंने एक फर्म स्टैंड लिया और उस पर वो कायम रहे और ये चीज़ चलती रही है। इसमें कोई, जिस तरह IMF की किस्त थी वो क्यों रुकी हुई थी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, असल प्रेशर कहाँ से था, क्यों बार बार इसहाक डार जाके अमेरिकी सफीर को मिलते थे। तो अब अगर उन्हें रियलाइजेशन हो गई है तो ये हमारी कामयाबी है। नवीद उनको नजर नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। जी मैं अर्ज कर हमारे दाएं बाएं हमारे ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमने पेट्रोल फैसला कर लिया जी कि हम ईरान से भी तिजारत करेंगे, हम अफगानिस्तान से भी तिजारत करेंगे, रूस से करेंगे, रूस से तेल आएगा, बाकी चीज़ें भी आएंगी, और चीन के साथ तो मामला ओपन है। सी पैकेज जो है पर पूरी रफ्तार से काम फिर शुरू हो गया। तो अब उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ये जो मामला है ना आपका, अब हम आपसे नहीं कहेंगे
कि आप इधर जाएं या उधर जाएं। वो है है। कौन ये हमारी कहने वाला? कामयाबी है। सर यानी कि उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान अपनी लाइंस या अपनी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर चुका है, तो अपना रास्ता उन्होंने खुद ही अमेरिका ने भी कंट्रोल कर लिया है। नहीं लेकिन मुनीज़ा, हमने मार खाई है क्योंकि हमने सारे अंडे एक बास्केट में डाले थे। अब नहीं, हम अब चेंज कर रहे हैं। अब चेंज कर रहे हैं वो। ठीक है। देखो, ये आपका ईरान से मुआहदा बहुत वाजे तौर पे मैसेज था, अमेरिका को बहुत वाजे मैसेज था। यार जब ट्रक मैंने देखा आता हुआ तो मुझे बात समझ आ गई कि ये किधर जा रहे हैं हम, इतने साल क्यों नहीं ट्रक आने दिए। बॉर्डर पे मार्केटें खुल गई, इससे बड़ी बात क्या मार्केट होगी? मार्केटें खुल गई। जावेद साहब, अमेरिका की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई अमेरिकी सफ़ीर की जानिब से। किस बात की इतनी खुशियाँ हैं? एक तरफ तो मायूसी भी है कि पता चल गया कि पाकिस्तान की अब स्टैंडिंग क्या है। मैं तो हैरान हूँ कि खुशी काय की या गमी काय की, मुल्कों के मफादात होते हैं। अगर पाकिस्तान का मफाद अमेरिका के साथ होगा तो पाकिस्तान को अपने सफारती ताल्लुकात के ज़रिए उनके साथ चलना चाहिए। अगर पाकिस्तान का मफाद रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर में है तो पाकिस्तान को उस तरफ चलना चाहिए। इसमें खुशी या गमी की कोई बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ हमें अपने मफादात को सिर्फ देखना चाहिए। हम जिन मसाइल में घिरे हुए हैं, हम कहीं भी क्लियर स्टैंड लेकर नहीं चल सकते। इस दुनिया के अंदर आज भी यूनिपोलर वर्ल्ड है। यहाँ आज भी एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसका पूरा सिक्का चलता है और उसमें पूरी की पूरी फिनेंशियल पावर और स्ट्रेंथ के साथ चलती है। आज IMF है या वर्ल्ड बैंक है या दुनिया की तमाम डोनर्स है, वो सारे अमेरिका के कहने पे चलते हैं। और इवन आपके दोस्त ममालिक, मुझे बता दें आपके किस दोस्त ममालिक ने IMF की डील के बगैर आपको पैसे दे दिए थे? किसी ने नहीं दिए। तो इसलिए इस खुशफहमी गलत फहमी से आप निकल आए। हमें यार खुद और अपना तीसरी पैसे इकट्ठे चीज करें यार। तीसरी चीज रास्ता एक है। वो रास्ता ये है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, नवीद चौधरी साहब, अगर अपने मैं घर गलत को नहीं हूं, तो दुरुस्त क्या करें। सऊदी अरब और चीन ने नहीं दिया था पाकिस्तान को? दिए जावेद साहब, दिए थे। फिर नवीद चौधरी साहब की बात मान लेना। नहीं, दिया। मैं जब कह रहा हूं कि IMF की डील होने के बाद पैसे आए हैं तो उसमें आपको डाउट है? नहीं, बाद में आप ठीक फिर है। फाइनेंस वालों से चेक करें ना, आप फाइनेंस वालों से चेक कर लें। चीन के और पैसे दूसरी पहले आ गए थे, एक सऊदी सेकंड अरब चौधरी से साहब, मिनट जब हर तरफ से ग्रीन सिग्नल हुआ है उसके बाद हुआ है। कोई मुल्क इस यूनिपोलर वर्ल्ड में इंडिपेंडेंटली हमारे जैसे मुल्क को जिसके जब अंदर अच्छी कोई वाली बात structure हम कर रहे थे मौजूद कि यार नहीं पैसे है, इकट्ठे करो आप। उसको आप नहीं चला सकते। असल बात क्या है, आपको अपना घर खुद देखना है। बिल्कुल। अपने घर को दुरुस्त खुद करना है। जब आप अपने घर के बारे में सीरियसनेस की आपकी हालत ये होगी कि आपने जब आठवीं ट्रांजैक्शन की थी IMF के साथ, मिफ्ता करके आया था, तो तब भी आज वाली सिचुएशन थी ना। फिर आपने 9 महीने क्यों लगाए? क्योंकि आप सीरियस यार, नहीं फजूल अपने बहस मुल्क है, को- जानो, वो कोई बहस फजूल ठीक नहीं है। है। ये फजूल This is बहस fact। है। आप अपने मामलात ये को पता नहीं दुरुस्त हम तरीके क्या से बहस नहीं कर रहे हैं। चलाते। IMF जो भी कहे, हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। अपने जिस तरह इफ्तिखार साहब ने वो कहा, बात करो, FDR में वो बात reform- करो। और बात वही उसी के साथ आएगी। आप भिखारी तब बनते हैं जब आपके घर में कुछ नहीं होता, आप खुद कुछ नहीं करते। वो टैक्स कलेक्शन का कहते हैं, आप टैक्स कलेक्शन नहीं करते। नंबर 1 वो कहते हैं पावर सेक्टर और गैस सेक्टर में रिफॉर्म्स करो। आपके सर्कुलर डेट को आपने किया नहीं है 400 अरब रुपया देके, IMF के कहने पे ही किया है ना। तो वो जिन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप वो रिफॉर्म्स करते नहीं है। आपके जो नेशनल एंटरप्राइजेज हैं, आपका पैसा खा रहे हैं, आप उनको ना प्राइवेटाइज करते हो, ना कमेटी बनाते हो, कुछ करते नहीं कर देंगे। तो बात ये, दुनिया आपको सीरियस ले ही नहीं रही। आप अपने आप को सीरियस लें, फिर आप चाहे अमेरिका की तरफ जाएं या चाइना की तरफ जाएं, सब आपको ठीक है सीरियस जावेद साहब, लेंगे। आपका पॉइंट आ गया है। और देखा तो हमने आज वज़ीर आज़म के खिताबात में भी यही था कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रियासत के इंटरेस्ट में या स्टेट इंटरेस्ट में ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि उस ड्राफ्टिंग का फ़ायदा क्या पाकिस्तान के अवाम को होगा? क्योंकि देखा तो यही है कि महंगाई होती ही चली जा रही है और अवाम इसके बोझ में दबते ही चले जा रहे हैं। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह के बात की थी कि अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, अवाम उस बोझ तले दबते ही जा रहे हैं। आटे और चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। चीनी 145 रुपये और आटा 170 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। कराची से भी कुछ इसी तरह की खबरें मिल रही हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस दिया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इस रेट पर दूध
फराहम किया जा रहा था या किया जा रहा है, हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से तनकीद की जा रही है। आखिर ये मामलात हैं क्या? इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि इन अशिया की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? देखो मोहतरमा, बात ये है, कोई रियासत अगर हो ना तो रियासत का काम ये है, रियासत का काम सारा दिन तकरीरें करना नहीं है और दिखावे के तौर पर लोगों को इनाम देना नहीं है। रियासत ये देखती है कि आज रेट अगर बढ़ गया तो इसकी वजूहत क्या है, और रियासत के पास बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत बड़ी मशीनरी। अगर आप रियासत के डॉक्यूमेंट्स देखें, बजट वफाक का और सूबों का, तो आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार इतने बंदे इनके पास मुलाजिम है, ये करते क्या हैं। मैं तो जी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जी अब सारा आउटसोर्स कर देना चाहिए, टैक्स कलेक्शन टोटल आउटसोर्स कर देना चाहिए। लोगों को ठेके पे दो, वो अपना डंडा मार के लेंगे टैक्स, अपना हिस्सा उनको मिलेगा 25%, वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी ये जो मैं सोचता हूँ, ये जो अफसर रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? बंद करो इनको अफसरों को, करो करी जाम। आटा महंगा हो गया, हद हो गई यार। यही पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, आटा पैदा करते हैं, गंदम पैदा हमने की है, गंदम अप्रैल में पैदा की है, मई जून जुलाई, वो 3 महीने कितने की चली, 3 महीने नहीं हुए अभी हमारे गंदम को आए, और ये हालात हो गए, हद हो गई। और तो शर्म नहीं आती किसी को। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं इस मामले में बहुत जज्बाती ख्यालात का हामिल हूँ। मैं तो इनकलाबी हूँ, मैं कहता हूँ उनको मारो पकड़ के, छीन लो, जो मिल नहीं दे रही सही बंद कर दो, उसके सारे ख़ानदान को मुकदमात में इन्वॉल्व करो। तुम्हें आदत है ना गरीबों को मुकदमात में इन्वॉल्व करने की, तो किसी थानेदार को ये काम भी दे दो कि उस सारे ख़ानदान को मुकदमों में ला दे, ताकि मिले हों बंद, पैसा हराम का कमाया ना जाए और सब ठीक हो जाएंगे। हद हो गई है। मैं कहता हूँ अप्रैल में गंदम काटी है, अप्रैल में, मई 1 जून 2 जुलाई, 3 महीने में किधर गई गंदम? तुमने बेची, तुमने स्मगल कराई, और स्मगलिंग तुमने उस इलाके से कराई जिसको तुमने फेंसिंग की उल्टी, अरबा रुपया लगाया तुमने उस फेंसिंग के ऊपर, उस फेंसिंग से गंदम चली गई। किसका कसूर है जी? मेरा कसूर है, गरीब का कसूर है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। और चीनी की एक्सपोर्ट और चीनी की एक्सपोर्ट तुमने कैसे इजाजत दी? इसमें सूबे लड़ पड़े। वो एक सूबे ने कहा जी मुझे नहीं एक्सपोर्ट करने दी जा रही, दूसरा सूबा एक्सपोर्ट कर गया। वो पहले ये तो देखते कि तुम्हारे जो अवाम है उनके पास चीनी खरीदने की कैपेसिटी है, जो तुम एक्सपोर्ट करके इसकी कीमत बढ़ा रहे हो, वो कौन पे करेगा? ये पीजी जो है ये सरमायादारों का एजेंट है। ये हमेशा हमें मशवरा देता है कि रियासत ही उनके वाले कर दो। वाह भी वाह, क्या बात है। अब नवीद चौधरी साहब, इसी तरह की बातें तो एक और शख्स ने भी की थी, मुझे तो वही याद आ रहा है। क्या कहते हैं, हल क्या है? कौन? नवीद चौधरी साहब आप बताएंगे। यहाँ जो मसला वो है गवर्नेंस का ही। वैसे मैं इफ्तिखार साहब से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। जो मार्केट से रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि देखें, चंद माह पहले आटा महंगा होना शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने आटा खुद सप्लाई करना शुरू कर दिया, सेल पॉइंट बना दिए। फिर हमने अपने चैनल्स पर देखा, सारे चैनल्स पर देखा कि आटा बढ़ गया और ख़रीदने वाले लोग कम हो गए। ये हुआ था ना, अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। फिर अब क्या बहरान हो गया? अब बहरान ये हो गया कि वो जिस तरह से आटा हुकूमत ने उठा के सप्लाई करना था, उधर शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी, यकीनी तौर पर। अच्छा, फ्लोर मिल मालकन को आपने कह दिया कि आप ओपन विंडो में ख़रीद लें, वहाँ को रेट का तयन तो नहीं है। आप गए खरीदने, आपने महंगा ख़रीदा, महंगा ख़रीदने के बाद आपने महंगा बेचना शुरू कर दिया। उसे किसे कंट्रोल करना है? ये मामला रियासत का। चीनी के साथ जो मामला है वो भी 100% स्टेट का। मैं मानता हूँ, मैं इसमें बिल्कुल मैं एतराफ़ करता हूँ कि शुगर मिल माफिया बेहद ताकतवर है। उसने फौजी हुकूमतों को चुकाया हुआ है, सिविल हुकूमत की कोई औकात नहीं। लेकिन हुआ क्या है, आप चेक करा लें, चीनी वाफर मौजूद है, शुगर मिल्स ने उसकी जो सप्लाई है वो स्लो कर दी जानबूझकर। उसके नतीजे में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गायब हो गई और आम मार्केट के अंदर भी कम हो गई। उसमें क्या हुआ? सप्लाई चेन टूट गई। सप्लाई चेन टूटी है तो रेट बढ़ गया। इसी तरह का मामला आटे के साथ हुआ। तो ये मामला बुनियादी तौर पर बहरहाल गवर्नेंस का ही है।
ठीक है, लेकिन पीजे सर आपको भी तो इस बात का यकीन है ना, फिर इसके खिलाफ कार्रवाई भी तो हुकूमत ने करनी थी, क्रैकडाउन भी तो हुकूमत ने करना था। कार्टल्स के गिरफ्त घेरा कौन तंग करेगा? देखिए, ये कार्टल्स जो हैं ये पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इसको वो कहते हैं ना चेक एंड बैलेंस होता है, इसको पकड़ते हैं दुनिया के अंदर, हम नहीं पकड़ते। बिल्कुल सही कहा है जो नवीद साहब ने और इफ्तिखार साहब ने जो बात की, बिल्कुल सही कहा है। सो उसके अंदर हमने अपनी गवर्नेंस को तैयार करना है, लेकिन इमीडिएटली आपकी जो एंटी करप्शन है इनको चाहिए कि या तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन टीम्स बनाएं, आप प्राइस चेक की टीम्स बनाएं। हम ये बनाते हैं पता कब? रमज़ान के अंदर। बाकी 11 महीने जो मर्जी खुला फ्री फंड है, जो मर्जी करो। 1 महीना हम करते हैं यूटिलिटी स्टोर, प्राइस कंट्रोल, ये वो, लेकिन वहाँ मैं समझता महंगाई और भी हो जाती है। चले इस पर तो बात होती है कि मुझे पता है टाइम थोड़ा है। आज मेरे भाई इफ्तिखार का आखिरी प्रोग्राम है, आखिरी शो है, इन्होंने एक और टेलीविज़न ज्वाइन कर लिया है। We all wish you the best of luck. Thank you very much. And, God bless you know, it was nice interaction with you guys, especially with Javed. मेरे कान बहरा होता होता रह गया, and I'm very चले, अब बच जाएगा। I'm very lucky कि अब बच गया। It was nice having an interaction with this new young smart girl running this show. Finally. And a man like you who has a big background of journalism, and man like Naveed Chaudhary, calm, quite composed. जावेद साहब, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ महंगाई को कंट्रोल करने में क्या कर रही हैं? देखो मुनीज़ा, अगर वो कुछ कर रही होती तो आज पाकिस्तान का ये हालत ना होती और महंगाई इस तरह नहीं होती। बदकिस्मती क्या है कि हमारे जो फैसला करने वाले लोग हैं ना, उनका इन मसाइल से ताल्लुक़ नहीं है। ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि उनको ना एहसास है ना फील है, और ये सबसे बड़ा डायलेमा है। और इसका हल सिर्फ एक है कि हम अपनी सियासत को मईशत से अलग करते हैं। अगर आपने इन तमाम मसाइल से गुज़रना है, अदरवाइज़ तो हर चौथे साल हर तीसरे साल इनसे गुज़रते जाएंगे। आप ये देखें, 1 साल में आपका इंटरेस्ट रेट 9% से 25% पे गया है। बिजली आपकी 22 रुपये से 48 रुपये गई है। आपका पेट्रोल किधर चला गया? डॉलर आपका 275 से आज आपको 380 रुपये पे है। बात यह, जब ये चीज़ें बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली महंगाई होगी। अब बात यह है कि महंगाई तो है, लेकिन हमारे जो सबसे फेवरेट इफ्तिखार साहब हैं, आज उनका आखिरी दिन है। तो हम सब मेरा इस प्रोग्राम में आखिरी दिन है, और हम सब दुआगो हैं। अल्लाह जिस जगह जा रहे हैं, जिस नई असाइनमेंट जा रहे हैं, उसमें अल्लाह इनको सेहत और इज़्ज़त के साथ कामरानी। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, नवीद साहब, पीजे सर और इफ्तिखार साहब, वेल व्यू। और यही मैं जाते जाते कहूँगी कि हुकूमत तसल्ली बख्श इंतजामात करने में हमें कामयाब दिखाई नहीं दी। कार्टल्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग करना होगा, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं उनको अपने फ़राइज़ बखूबी अदा करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।